हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कर रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे लगभग वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन लास्ट वीडियो। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का क्या मतलब होता है। गुडविल का मतलब हमने बताया था ना, ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू होती है उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में अलग अलग एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ गुडविल के बारे में, यानी गुडविल के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, यानी जो गुडविल होती है उसको वैल्यू करने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम क्यों गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, किन किन कंडीशंस में करते हैं, इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, पढ़ाया था। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था। और लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, या फिर टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में हमने पढ़ा था। हमने बताया था जो गुडविल होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल और दूसरे को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो डिटेल से हमने आपको पढ़ाया था सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपने हमारा जो पिछला वीडियो है इस चैप्टर का वो आपने देखा होगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा इस चैप्टर का, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिए और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ये जो गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन करना सीखेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। मेथड का मतलब क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो गुडविल को देखो, वैसे तो हम बहुत तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है या उसके मेथड की बात करें तो 3 मेथड होता है, यानी गुडविल को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और गुडविल के वैल्यूएशन करने का जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो तीसरा तरीका होता है, यानी थर्ड मेथड जो होता है गुडविल के वैल्यूएशन करने का, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो टोटल 3 मेथड हमको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, पहले का क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरे मेथड का नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे मेथड का क्या नाम है गाइस, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम गाइस क्या करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक चीज और, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो फर्दर इसमें 2 तरीका होता है गुडविल को वैल्यूएट करने का। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना नहीं सीखेंगे, अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समझेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट में भी कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, बाकी जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये क्या होता है, इससे हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप होता है। पहले को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरे तरीके को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो गाइस इसको भी हम समझेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, इसका जो पहला मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखो एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, क्वेश्चन में पिछले 4-5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया होगा, उन्हीं प्रॉफिट्स को लेकर के आपको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। और जब एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी बिजनेस की जो गुडविल है वो कितनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात आपने बता दी सर कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। लेकिन सर एवरेज प्रॉफिट तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। सर इसमें ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है इसका क्या मतलब है, ये हमसे समझाइए। तो ठीक है गाइज, आओ इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब जैसे मान लो, देखो यहाँ पे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये मान लो मैं हूं और मैं क्या करता हूं, मान लो एक कंपनी है नाइकी, आपको पता ही होगा नाइकी क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है अभी भी। तो मान लो मैं क्या करता हूं, बस एक एग्जांपल है, ठीक है, मान लो मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि यार चलो मैं एक काम करता हूं, जो नाइकी का ब्रांड है ना, यानी जो नाइकी की गुडविल है इसको मैं परचेज कर लेता हूं। या फिर नाइकी जो है अपनी गुडविल को बेचना चाहता है, अपने ब्रांड वैल्यू को बेचना चाहता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नाइकी के पास जाएंगे और हम कहेंगे कि नाइकी नाइकी एक काम करो, हम आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो हम क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ठीक है। ब्रांड गुडविल, देखो ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या होता है, गुडविल। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि जो नाइकी कंपनी है उसका क्या ब्रांड, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, नाइकी की एक ब्रांड वैल्यू है ना, मार्केट में क्या उसका एक ब्रांड है, नाम चलता है ना। तो नाइकी का जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू मतलब गुडविल, उस गुडविल का क्या अमाउंट हम नाइकी कंपनी को पे करें, इस बात को पता करने के लिए अलग अलग तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। फिर से समझो मैं क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं गया कहाँ, नाइकी कंपनी के पास, मैंने कहा नाइकी कंपनी मैं आपके ब्रांड को परचेज करना चाहता हूँ, और मान लो नाइकी कंपनी भी कहती ठीक है मैं भी बेचना चाहता हूँ, आप ले लो, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे सबसे पहले ये उठेगी कि नाइकी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, जो गुडविल है, उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम उसको कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो नाइकी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हम कितना पैसा कंपनी को दें, नाइकी कंपनी को उसके ब्रांड वैल्यू को परचेज करने के बदले में हम उसको कितना अमाउंट दें, इस बात को पता करना है। और इस बात को पता करने के लिए हमारे पास तीन तरीका है। कौन कौन सा? पहला तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस अमाउंट को निकाल लें। दूसरा तरीका होता है कि इस अमाउंट को, यानी इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, इसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लें। और तीसरा तरीका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो नाइकी का ब्रांड वैल्यू है इसको कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो और सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपको तो पता ही होगा। देखो अब क्योंकि हमें क्या करना है, पता करना है कि नाइकी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, जो गुडविल है, उसका क्या अमाउंट होगा, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए नाइकी कंपनी से कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। सर कौन सा सवाल? सुनो, हम नाइकी कंपनी से बोलेंगे कि नाइकी नाइकी ये बताओ तुमने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था। तो नाइकी कंपनी ने मान लो कहा कि हमने लास्ट ईयर जो है 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कहूंगा अच्छा ये बताओ उसके पहले वाले साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया था। तो नाइकी कंपनी ने मान लो कहा कि उसके पहले वाले साल में मैंने 14,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बताओ, उसके पहले वाले साल में आपने कितना कमाया था। यानी हम पिछले 3 साल का प्रॉफिट नाइकी कंपनी से पूछ रहे हैं। तो नाइकी कंपनी ने कहा उसके पहले वाले साल में हमने कमाया था 10,000 करोड़। अब यहां देख रहे हो एक चीज आप देख पा रहे हो, देख रहे हो वैल्यू में वेरिएशन है। देखो पिछले साल नाइकी कंपनी ने 12,000 करोड़ कमाया था, उसके पिछले वाले साल में 14,000 करोड़, और उसके पिछले वाले साल में 10,000 करोड़। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लें, तो यहाँ देखो वैल्यू में वेरिएशन है, तो कौन सी वैल्यू लें, कौन सी वैल्यू को रिलायबल वैल्यू माने, ठीक है। मतलब 12,000 को माने, मतलब ये माने कि हर साल कंपनी 12,000 कमा रही है, या 14,000 कमा रही है, या 10,000 कमा रही है, क्या माने। तो सर सबसे बेस्ट है कि इन तीनों वैल्यू का हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो तो एवरेज निकालना तो आपको आता ही होगा। आपको क्या करना होगा, इन तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। देखो एवरेज कैसे निकालता वो मैं बता रहा हूं। तो जैसे देखो ये जो 10,000 है, ये 14,000, ये 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस 12,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36,000। यहां मैं देखो कैलकुलेट कर देता हूं। तो अगर ये 3 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर दें, एक सेकंड, इन 3 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 36,000,
ठीक है। अच्छा, एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना होगा। तो कितने साल का प्रॉफिट था? 3 ईयर्स का। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइकी की कंपनी है ना, ये ऑन एन एवरेज हर साल कितना प्रॉफिट कमा लेती है? 12,000 करोड़ कमा लेती है। तो ये जो 12,000 करोड़ आया, ये नाइकी कंपनी का क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल नाइकी कंपनी कितना कमा ले रही थी? 12,000 करोड़ रुपया कमा ले रही थी। तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन में पिछले 4-5 सालों का, यहां तो मैंने 3 साल लिया है ना, आपको क्वेश्चन में दिया होगा पिछले 4-5-6 साल का प्रॉफिट दिया होगा। तो जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा उसको ऐड कर लेंगे, और जितने साल का प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ 3 साल का प्रॉफिट था तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अगर 4 साल का प्रॉफिट होता तो 4 से डिवाइड कर देते, 5 साल का प्रॉफिट होता तो 5 से डिवाइड कर देते। ठीक है। तो जितने भी साल का प्रॉफिट होगा उतने साल से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो फिगर निकल के आएगी उसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो 12,000 क्या हो गया आपका? एवरेज प्रॉफिट। देखो फॉर्मूले में आ रहा था ना, एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखो इस मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकलता है। तो लास्ट जितने भी साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, और नंबर ऑफ ईयर यानी जितने साल का प्रॉफिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है, इसको समझो। ठीक है। अब देखो, जब मैं इस कंपनी को इस कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, यानी जो नाइकी नाम है, नाइकी का जो ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है ना, नाइकी क्या है? एक ब्रांड वैल्यू है। ठीक है। तो इस नाम को जब मैं परचेज करूंगा तो अब क्योंकि अब देखो परचेज करने के बाद क्या होगा? अब नाइकी का जो मालिक होगा उसका ओनरशिप तो चेंज हो जाएगा। भाई अभी तक मान लो नाइकी कंपनी के ओनर आप थे, लेकिन जब मैं आपसे आपका ब्रांड वैल्यू खरीद लूंगा तो अब उसका ओनर कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। यानी ओनरशिप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जब ओनरशिप चेंज हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप चेंज हो जाने के बाद मैं उस नाम से फिर आगे भविष्य में पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कमाऊंगा, तभी तो मैं परचेज कर रहा हूं। ठीक है भाई, हो सकता ना भी कमाऊं, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो ब्रांड होता है, जो ब्रांड वैल्यू होता है, उस नाम से भी हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, भले ही मालिक चेंज हो जाए। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मालिक चेंज हो जाता है, तो जब मैं इस नाइकी कंपनी यानी इस नाइकी नाम यानी ये जो ब्रांड वैल्यू है, इसको जब मैं परचेज कर लूंगा, यानी ये जो नेम है नाइकी, ये अब मेरे बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो जो प्रॉफिट अब तक नाइकी कंपनी कमा रहा था वो प्रॉफिट कौन कमाएगा? मैं कमाने लग जाऊंगा। क्योंकि देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम आपका ब्रांड, हम आपका मतलब देखो, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं मतलब ये तुरंत समझ लेना मैं नाइकी कंपनी की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं नाइकी कंपनी का जो ब्रांड है अगर वो मैं परचेज कर ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है नाइकी जो ब्रांड है ये ऐसे तो नहीं बन गया होगा ब्रांड, क्योंकि कोई भी ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है पास्ट में, तब जाके आज की डेट में कोई भी ब्रांड बन पाता है। तो नाइकी कंपनी ऐसा नहीं कि रातों रात ये नाम बन गया हो, ये जो ब्रांड है नाइकी का, ऐसा नहीं कि ये कोई 1-2 दिन की मेहनत होगी। भाई इसके पीछे पास्ट में कई साल पहले बहुत सारी मेहनत किया होगा नाइकी कंपनी के ओनर ने, तब जाके आज उसने ये ब्रांड बना पाया जो आप मार्केट में आज हर कोई जानता है, नाइकी। ठीक है। तो इसके पीछे जो मालिक होता है उसका, वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है। किसी भी मतलब वो क्या करता है, इस ब्रांड को बनाने में बहुत मेहनत किया होगा, जिससे वो क्या कर पाया होगा? कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता होगा। ठीक है। या फिर कस्टमर को क्रिएट करने में बहुत बड़ी मेहनत लगी होगी नाइकी कंपनी के ओनर की। ठीक है। तो जो मेहनत, ध्यान से सुनना, जो मेहनत नाइकी कंपनी के ओनर ने की थी उसकी वजह से जो कस्टमर क्रिएट हुए थे, अब वो कस्टमर किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो ब्रांड अब किसका हो गया? मेरा हो गया, है ना। तो अब जो प्रॉफिट नाइकी कंपनी इस ब्रांड से कमा रही थी, नाइकी कंपनी का जो ओनर है, मान लो इस नाइकी क्या एक ब्रांड वैल्यू है, तो इस नाम से जो पैसा नाइकी कंपनी अब तक कमा रही थी, अब वही पैसा कौन कमाएगा? मैं कमाऊंगा, क्योंकि ये ब्रांड अब किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। तो मान लो इस ब्रांड को अगर मैं परचेज कर लेता हूं, तो इस ब्रांड को परचेज करने की वजह से फ्यूचर में मैं कितने सालों तक वो प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, वो प्रॉफिट जो अब तक नाइकी कंपनी कमा रही थी, यानी नाइकी कंपनी का जो ओनर कमा रहा था, अब वही सेम प्रॉफिट कौन कमाने लग जाएगा? मैं कमाने लग जाऊंगा, क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू अब किसके साथ जुड़ जाएगा? मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो इस नाम को खरीदने की वजह से मैं आगे यानी फ्यूचर में
कितने प्रॉफिट, मतलब सेम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पहले कौन कमा रहा था, नाइकी कंपनी का ओनर कमा रहा था, अब वही सेम प्रॉफिट मैं कितना कमा पाऊंगा, क्योंकि नाइकी कंपनी के ओनर ने क्या कर रखा है, पास्ट में बहुत सारी एफर्ट कर रखी है, बहुत सारे कस्टमर क्रिएट कर रखे हैं, तो वो कस्टमर अब मेरे पास आ जाएंगे, तो जो सिमिलर प्रॉफिट नाइकी कंपनी का ओनर अब तक कमा रहा था वो कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। और कितने साल तक मैं कमाऊंगा, ये मैं अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं। मान लो मैं, देखो यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा हूँ कि अगर नाइकी कंपनी का जो ब्रांड है, इस ब्रांड को यानी नाइकी को अगर मैं परचेज कर लेता हूं, तो फ्यूचर में अगले 5 साल तक, देखो 1 2 3 4 5, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, 12,000 12,000 12,000 एंड 12,000, यानी 12,000 करोड़ जो अब तक नाइकी कंपनी का ओनर कमा रहा था वो अब कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि भाई ये जो ब्रांड था नाइकी का, ये अब किसके साथ जुड़ जाएगा, मेरे साथ, क्योंकि मैं इसको खरीद ले रहा हूं। तो जो प्रॉफिट नाइकी कंपनी अब तक कमा रहा था वो मैं कमाऊंगा, और ये मैं मान लेता हूं कि अगले 5 साल तक सेम प्रॉफिट यानी 12,000 करोड़ जो नाइकी कमा रहा था ऑन एन एवरेज, वही प्रॉफिट अब कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। तो ये जो 5 साल हम जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं ना कि अगले 5 साल तक हम प्रॉफिट कमाएंगे, इसी को बोलते हैं NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है बेसिकली कि अगर हम किसी भी बिजनेस के ब्रांड वैल्यू को या किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू को अगर हम परचेज करते हैं, तो उसके ब्रांड को परचेज करने की वजह से हम फ्यूचर में कितने सालों तक वही सेम प्रॉफिट जो अब तक वो कंपनी कमा रही थी, यानी नाइकी कंपनी का जो ओनर कमा रहा था, वही सेम प्रॉफिट मैं फ्यूचर में कितने सालों तक कमा पाऊंगा, उसी को बोलते हैं क्या, NYP, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक सेकंड मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये जो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा था, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या लिखा है, कह रहा द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म्स इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट। देखो यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर कब, चेंज ऑफ ओनरशिप, यानी जब ओनरशिप चेंज हो जाएगा। भाई अब तक नाइकी कंपनी का ओनर कोई और था, अब कौन हो गया, मैं हो गया, क्योंकि मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, तो वही सिमिलर प्रॉफिट जो अब तक नाइकी कंपनी कमा रही थी, उसको वही सेम प्रॉफिट मैं आगे कितने सालों तक कमा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स, क्योंकि इसके पहले नाइकी कंपनी को, नाइकी ये जो ब्रांड है इसको बनाने में पास्ट में नाइकी कंपनी ने जो एफर्ट्स लगाया था पास्ट में, उस पास्ट एफर्ट्स की वजह से हम अब आगे फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाएंगे, कितने सालों तक कमा पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सालों तक हम इस ब्रांड की वजह से पैसा कमा पाएंगे, सेम प्रॉफिट जो अब तक वो कमा रहा था, यानी नाइकी कंपनी का ओनर, वही सेम प्रॉफिट आगे फ्यूचर में हम कितने सालों तक अब हम कमा पाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड है नाइकी अब ये मेरा हो गया है, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मैंने एग्जांपल में कितना लिया था, 5 ईयर्स। मैंने ये मान लिया था कि अब अगले 5 साल तक वही सेम प्रॉफिट यानी कि ऑन एन एवरेज 12,000 करोड़ अगले 5 साल तक कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। ठीक है, तो NYP का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के ब्रांड वैल्यू को परचेज कर लेते हैं, तो क्योंकि उसने ब्रांड को बनाने में पास्ट में बहुत सारे इफोर्ट की थी, कस्टमर क्रिएट किए थे। ठीक है, तो वो कस्टमर अब मेरे पास आएंगे, यानी कुल मिला के जो प्रॉफिट वो कंपनी अब तक कमा रही थी या उस कंपनी का जो ओनर था वो कमा रहा था नाइकी का, अब वही पैसा कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। क्यों कमाऊंगा, क्योंकि उसने मेहनत कर रखा है पास्ट में। ठीक है, तो उसी मेहनत को तो हम पैसा दे रहे हैं। भाई किस बात का पैसा दे रहे हैं, ब्रांड जो होता है, जो गुडविल होती है, क्या वो कोई फिजिकल चीज होती है क्या, नहीं, वो तो मेहनत से बनाई जाती है। तो उसकी मेहनताना मतलब जो नाइकी कंपनी का ओनर है उसने पास्ट में जो एफर्ट्स लगाई है, जिसकी वजह से मार्केट में आज उसका एक ब्रांड चल रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर जुड़े हुए हैं उस नाम से, तो वो कस्टमर अब मेरे पास आ जाएंगे। तो अगले कितने सालों तक वो कस्टमर आएंगे या फिर अगले कितने सालों तक वो प्रॉफिट में कमा पाऊंगा, तो उस साल को यानी उस अपकमिंग साल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा लास्ट 4 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 6 ईयर का प्रॉफिट दिया होगा। जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट मैंने पूछा था, तो 3 साल के प्रॉफिट को मैंने ऐड कर लिया और 3 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया, 12,000। इसका मतलब यह हुआ कि नाइकी कंपनी ऑन एन एवरेज 12,000 करोड़ रुपया हर साल कमा रही थी। ठीक है, फिर हम ये एक्सपेक्टेशन खुद से लगाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम इस ब्रांड को परचेज कर लेंगे जब, यानी जो नाइकी है इस ब्रांड को जब हम परचेज कर लेंगे, तो इस ब्रांड को परचेज करने की वजह से जो कस्टमर इसके साथ जुड़े थे, क्योंकि वो कस्टमर अब मेरे पास आएंगे, तो अगले
कितने सालों तक इसका बेनिफिट मुझे मिलता रहेगा, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा कि मैंने यहाँ क्या बोला था, मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि अगले 5 साल तक सेम प्रॉफिट, यानी कि वही 12,000 करोड़ अगले 5 साल तक हमको मिलता रहेगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, ये 5 ईयर जो है इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर हम 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 60,000 करोड़ आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो नाइकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू है वो कितना आ गई, 60,000 करोड़। ठीक है, और वो भी कैसे हमने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बाकी इस ब्रांड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी, लेकिन क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, नाइकी की जो ब्रांड वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 60,000, वो भी किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना निकल के आया था, 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना था, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60,000, और यही क्या होगी, गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर बेसिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बस जानते हो फोकस किस पे करना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज पे। इस बात को समझाने में मैंने इतना समय लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी के बिजनेस को, या सॉरी, जब हम किसी कंपनी के ब्रांड वैल्यू को या किसी भी बिजनेस के ब्रांड वैल्यू को परचेज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब हम उसके ब्रांड वैल्यू को परचेज कर लेंगे तो वो नाम अब हमारे साथ जुड़ जाएगा, और जो कस्टमर उस ब्रांड से जुड़े थे, जो अब तक उस कंपनी से जाके खरीद रहे थे, अब वही कस्टमर किसके पास आएंगे, मेरे पास, क्योंकि वो ब्रांड किसका हो गया, मेरा हो गया। तो जो प्रॉफिट अब तक वो कंपनी कमा रही थी, नाइकी कंपनी का ओनर कमा रहा था, अब वो पैसा कौन कमाएगा, मैं कमाऊंगा। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन लगाता हूं कि इस ब्रांड की वजह से कि अब फ्यूचर में कितने सालों तक मैं इसका बेनिफिट ले पाऊंगा। तो जितने सालों का एक्सपेक्टेशन मैं लगाता हूं, उसी साल को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे कि मैंने यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या लगाई थी कि हमें इस ब्रांड को जब हम खरीद लेंगे नाइकी को, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम भी क्या करेंगे, 12,000 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो ये 5 साल क्या कहलाया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज मीनिंग ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, एज इट इज आपको अपनी नोटबुक में इसको बना लेना है। ठीक है, लेकिन हाँ, रटना नहीं है, आपको समझना है। मैं आपको अभी आज ही इस वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कोई भी चीज क्यों प्लस हो रही, क्यों माइनस हो रही। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट होगा, और जो भी गिवन प्रॉफिट होगा ना, वो रॉन्ग प्रॉफिट होगा। रॉन्ग प्रॉफिट कह लो, या फिर वो मिलावटी प्रॉफिट होगा। मतलब उस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी होगी, और उस प्रॉफिट को हमें सही करना होगा। ठीक है, तो कैसे सही करना होगा, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले हम जो भी गिवन प्रॉफिट होगा या जो भी मिलावटी प्रॉफिट होगा, अगर उस मिलावटी प्रॉफिट में अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, तो एबनॉर्मल लॉस जैसे मान लो, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर। देखो, सबसे पहले ये समझो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है एक ऐसा लॉस जो रेकरिंग नेचर का नहीं होता, मतलब जो नॉर्मल नेचर का नहीं होता। या ऐसे समझो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो लॉस, देखो लॉस दो प्रकार के होते हैं। एक लॉस ऐसा होता है जो नॉर्मल होता है, हर बिजनेस में होता है। अगर मैं बिजनेस करूंगा, मेरे भी बिजनेस में होगा, आप बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस में भी होगा। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बिजनेस करेगी, मतलब दुनिया का कोई भी इंसान बिजनेस करेगा तो वो नॉर्मल है कि होगा ही होगा। जैसे सर आप कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे मान लो सैलरी का पेमेंट करना। भाई अगर मेरे पास बिजनेस है, आपके पास बिजनेस है, आपके बिजनेस में जो इम्प्लाई हैं वो काम करते हैं, या फिर मेरे बिजनेस में इम्प्लाई हैं वो काम करते हैं, तो उनको तो सैलरी देना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं दोगे तो वो काम करेंगे, नहीं करेंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर वहां उसके यहाँ इम्प्लाई काम करते हैं, ठीक है, तो उस एम्प्लॉय को सैलरी तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल खर्चा है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने या आपने जो आपका बिजनेस है उसको आपने रेंट पे ले रखा है, मतलब जिस भी प्रॉपर्टी में आप बिजनेस कर रहे हो उसको आपने रेंट पे ले रखा है, तो हर महीने उसका रेंट देना पड़ेगा। क्यों रेंट देना पड़ेगा? रेंट का मतलब खर्चा करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपसे ले लेगा, उसका जो मालिक होगा वो आपसे ले लेगा, किसी और को दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है,
उसका हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो हर महीने उसका बिल देना पड़ता है। नहीं देंगे तो हमारा जो लाइट कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल हैं, हर कोई बिजनेस उसको करता है, चाहे मेरा बिजनेस हो, आपका हो, या दुनिया के किसी इंसान का बिजनेस हो। लेकिन कुछ एबनॉर्मल लॉस भी होते हैं, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है सर, बताइए। देखो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब एक ऐसा लॉस जो मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी हो जाता है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कर्मचारियों की लापरवाही से या किसी अदर कारण से हो जाता है। जैसे लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गया, ठीक है। किसी ने आपके बिजनेस से कुछ गुड्स चुरा लिए, आपका नुकसान हो गया। अब एक बात बताना, चोरी होना क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल है। मतलब क्या अगर मान लो मेरे पास बिजनेस है तो ये हर साल मुझे करना पड़ता है क्या? मतलब क्या मैं ये मनाऊंगा भगवान से कि ये भगवान एक काम करो, मेरे बिजनेस में ना चोरी करवा दो, मतलब किसी चोर को भेज दो, वो कुछ गुड्स से चुरा ले और भाग जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा नुकसान जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। देखो, लॉस बाई फायर, बहुत बार ऐसा होता है, बिजनेस में आग लग जाती है। कोई बिजनेसमैन चाहता कि आग लग जाए? नहीं ना। लेकिन कभी कभी वो लापरवाही से, हमारी लापरवाही से, हमारे कर्मचारियों की लापरवाही से कभी कभी क्या होता है, आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। तो ये नॉर्मल खर्चा नहीं है। तो क्या होता है, अगर मान लो कोई एबनॉर्मल लॉस है, याद रखना, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐड क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि पहले प्रॉफिट में अगर देखो एबनॉर्मल लॉस को हमने ये मान लिया कि वो लॉस है, वैसे लॉस तो था नहीं, बिजनेस का लॉस तो है नहीं, लेकिन आपको पता होगा क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो अगर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, थोड़ा सा गहरी बात बोल रहा हूँ, जिसका क्लास 11th यानी कि पीएल अकाउंट जिसको अच्छे से आता होगा वो मेरी बात को समझ पाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, तब भी मैं आपको काम चलाने भर का समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे तो पीएल अकाउंट के डेबिट में सारे एक्सपेंस को दिखाते थे और पीएल अकाउंट के क्रेडिट में सारी इनकम को दिखाते थे, बराबर, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे मान लो इनकम आपकी 1 लाख है और पीएल के डेबिट में खर्चा 50,000 है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? 50,000 आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा खर्चा आपने पीएल में दिखा दिया जो बिजनेस का था ही नहीं, मान लो 10,000 का कोई ऐसा खर्चा दिखा दिया, 50 मान लो पहले सा, 10 मान लो लॉस बाई फायर का है, वो भी दिखा दिया, तो और आपकी इनकम अभी भी 1 लाख रुपया, तो आपकी जो क्या नाम है प्रॉफिट होगी वो कितना आएगी सर? 40,000। 1 लाख इनकम और 60,000 का खर्चा, 50,000 तो पहले था ही, 10,000 का वो खर्चा हमने दिखा दिया जो अब नॉर्मल था, लेकिन हमने दिखा दिया गलती से, तो हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा। पहले प्रॉफिट कितना आया था? 50,000, लेकिन अब प्रॉफिट कितना आ रहा? 40,000, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें प्रॉफिट सही करना है तो 50,000 जो कि मेरा करेक्ट प्रॉफिट था, तो 40 से 50 पे अगर मुझे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? 10,000 ऐड करके या माइनस करके? सर ऐड करके। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है ऐड लॉस, सॉरी ऐड लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको एबनॉर्मल लॉस मिलेगा ना, वैसे अभी मैं और एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कभी भी अगर आपको एबनॉर्मल लॉस मिल जाएगा तो उसको आपको क्या कर लेना है? प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेना है। इसी तरीके से ऐड हम कर लेंगे किसको? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट्स था, उसको आपने बेच दिया और आपका नुकसान हो गया, तो उसको भी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस नहीं है, रिकरिंग नेचर का नहीं है, नॉर्मल खर्चा नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने लॉस को दिखा दिया पीएल के डेबिट में, तो इससे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा? प्रॉफिट कम हो गई होगी। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतना अमाउंट ऐड बैक कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐड करते हैं। फिर ऐड करते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसके अलावा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, यानी जो ऐसे खर्चे होते हैं जिनका नेचर नॉन रेकरिंग होता है, मतलब वो बार बार होते नहीं है, कभी कभार होते हैं। यहाँ लिखा ना, एक्सपेंसेस विल नॉट बी देयर इन फ्यूचर, मतलब ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में अब नहीं होगा, कभी कभार हो जाता है लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, हम ऐड करेंगे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आपने मशीन पे जो खर्चा किया, आपने फर्नीचर पे जो खर्चा किया, आपने कंप्यूटर पे जो खर्चा किया, ये सब क्या है? आपका फिक्स असेट्स है। तो फिक्स असेट्स पे हम जो खर्चा करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्लास 11th में मैंने बताया था आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो असेट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या होता है, याद है आपको? मैंने बताया था असेट्स होता है। लेकिन अगर हम गलती से उसको पीएल के डेबिट में दिखा देंगे तो बताओ प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा?
प्रॉफिट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे लिखा ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये अभी छोड़ दो, अभी इसको भी ध्यान मत देना। फिर हमें लेस वाले में देखो, लेस क्या करना है? एबनॉर्मल गेन अगर कोई है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन का मतलब कोई ऐसा गेन जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। जैसे कोई लॉटरी इनकम आपकी लग गई, ठीक है, तो लॉटरी की इनकम अचानक खुद से होती है, ऐसा नहीं कि वो आपको रोज होगी, ठीक है। तो लॉटरी की इनकम वो बिजनेस की इनकम नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया तो उससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर लेस करते हैं नॉन रेकरिंग इनकम, अगर कोई नॉन रेकरिंग इनकम है यानी जो फ्यूचर में नहीं होगी उसको माइनस कर देंगे। फिर हम लेस करते हैं इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी हम समझेंगे। फिर लेस करते हैं कभी कभी मैनेजमेंट कॉस्ट दिया होता है, जैसे कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा हम लेस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी हम कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जैसे मान लो हमने क्या किया, रिपेयर करवा दिया। तो अगर हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करवाया, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या मान लेते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां देखो लिखा, इसको भी अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको भी अभी छोड़ दो। इसके बाद सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आपका आएगा उसी प्रॉफिट को बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी आपका ब्रांड परचेज करने के बाद हम कितना प्रॉफिट आपके नाम से फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे उसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। दो चीज यहां पे आप समझो जो मैंने हाईलाइट किए कर रखा है। अगर कभी भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लेते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो याद रखना उसको ऐड तो किया जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन क्या एक एसेट है, और उसको गलती से आपने कहां दिखा दिया? पीएल के डेबिट में, जबकि दिखाना क्या था? कहां था? एसेट साइड में। मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, और अगर आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट होता है। जैसे मान लो कोई मशीन आपने खरीदा, मान लो 5 लाख की आपने मशीन खरीदा, और उस 5 लाख को बताओ, मशीन अगर आपने खरीदा है तो बताओ उसको कहां दिखाना चाहिए? पीएल के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट में? बताओ, देखता हूं आपको कितना नॉलेज है। सर बैलेंस शीट के एसेट में, लेकिन मान लो गलती से अगर आपने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू का मतलब रिकरिंग नेचर का खर्चा, तो जाहिर सी बात उसको तुम कहां दिखा दोगे? पीएल के डेबिट में। और पीएल के डेबिट में अगर दिखा दोगे तो उससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है सर आप बता रहे हो, अच्छी बात है कि उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, पीएल के डेबिट में नहीं दिखाते, लेकिन हमने गलती से दिखा दिया। तो सही करने के लिए हमने क्या किया? उसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया। लेकिन सर एक बात बताइए, इसका डेप्रिसिएशन तो दिखाते हैं ना पीएल में? हाँ बच्चे, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं पीएल के डेबिट में, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, तो उसको बिल्कुल माइनस करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहां पे देखो लेस में डिप्रिसिएशन ऑन इट फॉर ऑल। ऑन इट का मतलब कौन सा डिप्रिसिएशन? जिसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू माना था, उसका जितना भी डिप्रिसिएशन होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं। अभी मैं जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा या आगे अपकमिंग वीडियो में कराऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आई गिव यू दिस गारंटी, ठीक है। बस आप मेरी वीडियो को, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो बस। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं गाइस, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा 100% लगा दे रहा हूं आपको समझाने में, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखना बस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू को यानी जिसको पीएल के डेबिट में दिखाना था उसको आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया,
तो अगर आपने पीएल में नहीं दिखाया तो इससे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पीएल में दिखाना था, नहीं दिखाए। देखो पीएल के डेबिट में कोई भी चीज दिखाने से प्रॉफिट कम होता है, तो तुमने दिखाया ही नहीं, उसको असेट मान लिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो अगर नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ा हुआ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे, देखो याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो उसको माइनस कर लेंगे, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, इसका डेप्रिसिएशन ऑन इट फॉर ऑल ईयर्स। डेप्रिसिएशन ऑन इट का मतलब जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल माना, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ठीक है, उसको हम ऐड बैक करेंगे, याद रखना। ठीक है, इतनी बात। तो इतना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आपको निकल के आएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमेशा जब हमें एवरेज निकालना होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट जो जब हम निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में हमेशा हम फ्यूचर मेंटेनेबल या फिर एडजस्टेड या फिर सही वाला जो प्रॉफिट होता है वो लेते हैं। अगर किसी साल के प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी है, कोई मिलावटी है, तो उसे गाइस सही करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, इतनी सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में नहीं आ जाएगी, याद रखना। एक दो एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में आएगी, या मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट आ जाएगी। सारी एडजस्टमेंट एक साथ नहीं आ जाएगी, क्योंकि इतनी सारी एडजस्टमेंट अगर एक ही क्वेश्चन में आ गई तो 3 घंटा तो इसी में लगा दोगे तुम लोग, तो हो गया काम। तो याद रखना, ऐसा एग्जामिनर बिल्कुल नहीं करेगा। 1 से 2 या 2 से 3 एडजस्टमेंट वो क्वेश्चन में देगा। ठीक है, तो आइए इसमें से जो मेन एडजस्टमेंट है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज था, क्या एक चीज था इसमें आपका, मैं बता रहा हूं, कहां गया, ये देखो, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है। देखो मैं आपको यहां नीचे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 1, एक को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोनों में फर्क क्या है वो समझो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है, किसका, मारुति का। मारुति कंपनी क्या करती है, गाड़ियां बनाती है। तो गाड़ियां बनाने का मेरा काम था, मान लो। ठीक है, और कौन सी गाड़ी बनाते हैं, मारुति कंपनी की गाड़ी बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पड़े थे। ठीक है, जिसको मैं तकिए के नीचे लगा के सोता था। तो मैंने सोचा यार इस पैसे को तकिए के नीचे रखने से क्या फायदा, वो 20 करोड़ तो 20 करोड़ ही रहेगा, इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा लाओ यार इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने, देखो इसको इन्वेस्टमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसका ये जो 20 करोड़ रुपया मेरे पास था, इसको मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, परचेज ऑफ शेयर। मैंने शेयर परचेज कर लिया, किस कंपनी का, होंडा कंपनी का। अच्छा, दूसरा सिनेरियो समझो। मान लो ये जो 20 करोड़ थे मेरे पास, इसको मैं क्या कर सकता था, इसको मैं कर सकता था, ये जो 20 करोड़ रुपया मेरा है इसको मैं शेयर में लगा सकता था, वो भी किस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के। ठीक है, तो 2 चीजें आप समझो ध्यान से, यहाँ 2 सिनेरियो मैं बना रहा हूं। एक तो मैं चाहूं इस 20 करोड़ को होंडा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, और दूसरा मैं चाहूं इसको रिलायंस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो पैसा हमने होंडा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, होंडा कंपनी के शेयर में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है 20 करोड़, इसको बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर क्यों, क्योंकि होंडा जो बिजनेस है ये भी हमारे ही जैसा बिजनेस है। मतलब हम किस कंपनी की गाड़ी बनाते हैं, मारुति कंपनी की, और होंडा कंपनी भी क्या करती है, ये भी गाड़ियां बनाती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सेम तरह के बिजनेस में हमने पैसा अपना जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। तो एक तरीके से हमने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब कभी भी कोई भी बिजनेस अपने सिमिलर नेचर के ही तरह के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा जो बिजनेस है ना उसको और ज्यादा बढ़ाएं। अभी तक हमारे पास मारुति कंपनी की गाड़ियां थी, अब हम क्या करेंगे, होंडा कंपनी की भी गाड़ियां बनाएंगे। ठीक है, या होंडा कंपनी में क्या कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके कंपनी का शेयर ले लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होंडा कंपनी कमाएगी उसका कुछ पोर्शन हमको भी देगी। तो सिमिलर नेचर का अगर हमारे ही जैसा कोई बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस में अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो वहां से हमको जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें गाइस, तो अगर हम जैसे मान लो हम मारुति कंपनी का बिजनेस कर रहे थे,
मतलब मारुति कंपनी की गाड़ियां बना रहे थे, लेकिन हमने पैसा कहाँ लगाया, रिलायंस कंपनी का। अब रिलायंस कंपनी का काम क्या है, क्या रिलायंस भी गाड़ियां बनाती क्या, नहीं, वो तो तेल बेचती है, वो तो सिम बेचती है, मतलब उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। तो जब हम सिमिलर नेचर के बिजनेस में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, तो कह रहा है कि दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर इंटरप्राइज फॉर फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस। मतलब हम अपने बिजनेस को और क्या कर सकते हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस का मतलब होता है एडवांसमेंट ऑफ स्किल, मतलब एक तरीके से वही है जो मैंने समझाया कि अगर हम अपने पैसे को अपने सिमिलर नेचर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को, मेरा जो अपना खुद का बिजनेस है उसको हम और बढ़ा सकें। भाई अगर हम मान लो मारुति कंपनी ने होंडा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया 20 करोड़, तो वहां से जो भी प्रॉफिट आएगा उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, फिर अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, तो हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब याद रखना, कोई भी कंपनी जब सिमिलर नेचर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड एंड नॉट फॉर फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस। यानी यहाँ पे कंपनी का मोटिव क्या नहीं है, कंपनी का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास जो सरप्लस फंड था, ठीक है, उससे वो अपने जो उसका ओन बिजनेस है, अपने खुद के बिजनेस को वो बढ़ाना चाहती, नहीं, उसका मोटिव बस क्या है कि वो अपना पैसा किसी अदर, मतलब क्योंकि उसके पास सरप्लस फंड पड़ा था, वो अपने सरप्लस फंड को किसी अदर कंपनी में लगा, इसलिए ताकि वहां से एक रेवेन्यू आता रहे, ठीक है, एक रेवेन्यू आता रहे, इस मोटिव से पैसा लगा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मारुति ने क्या किया था, होंडा में लगा दिया था, ताकि वहां से हमको जो भी इंटरेस्ट मिले उस इंटरेस्ट को हम अपने खुद के बिजनेस में लगा दें, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो जाए, फर्दर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कोई कंपनी सिर्फ इस उद्देश्य से, इस मोटिव से पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि बस हमको बस एक रेवेन्यू मिलता रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर एक बात और बता दीजिए, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड, तब क्या मानेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी इज्यूम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमेशा क्या इज्यूम करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे बिजनेस का नहीं होता है। तो अगर कभी भी याद रखना, अगर हमारे बिजनेस का नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर उसको भी हम इनकम में दिखाएंगे तो जाहिर सी बात हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कोई इनकम है, तो उसे हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको मान लीजिए गलती से पीएल के क्रेडिट में दिखा दिए। अच्छा एक बार मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा पीएल अकाउंट है, ये हमारा पीएल अकाउंट है, ठीक है। मान लो पीएल अकाउंट के डेबिट में जितने भी खर्चे होते हैं वो दिखाए जाते हैं, यहाँ पे इनकम दिखाई जाती है, इतना तो पता ही होगा। मान लो अभी हमारी इनकम 100 है और खर्चा 10 है, तो मेरी जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। लेकिन मान लो मैं गलती से इनकम में 10 रुपया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी ऐड कर लूँ, तो अब ये इनकम मेरी कितना हो जाएगी, 110। तो प्रॉफिट अब मेरा कितना आएगा, 10 रुपया ये माइनस करेंगे तो अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100। पहले प्रॉफिट कितना आया था, 90, अब कितना आ रहा, 100। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया सर। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें 10 रुपया मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का दिखा लिया, जो कि दिखाना नहीं था, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का नहीं है, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो मेरे बिजनेस का नहीं है, फिर भी हमने गलती से दिखा दिया। तो अब बताओ इसको सही कैसे करें, यानी जो हमारा प्रॉफिट 90 था वही सही था, जबकि अब कितना आ रहा है, 100 आ रहा। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, 10 रुपया इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी शामिल है। तो 100 से 90 पे हम कैसे पहुंचे, 10 रुपया माइनस करके या प्लस करके, सर माइनस करके, तो इसीलिए तो माइनस करते हैं, वही तो यहाँ पे लिखा है गाइज, यहाँ पे देख रहे हो, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चे, ओके। आइए इसके बाद समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट 2, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस। वैसे तो मैंने ओरली समझा दिया, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी है, जिस कंपनी का ब्रांड वैल्यू मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो मैंने बताया था ना,
हम जब भी किसी कंपनी का ब्रांड वैल्यू परचेज करने जाते हैं और अगर उसका जो ब्रांड वैल्यू है, जो गुडविल है, अगर उसका वैल्यूएशन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो हमें वहाँ एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हम उस कंपनी से पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट पूछते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, इस कंपनी से, यानी जिस कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, जो गुडविल है, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो मान लीजिए हम उससे पूछ रहे हैं कि बताओ पिछले साल तुमने प्रॉफिट कितना कमाया था। मान लो उसने कहा कि हमने पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया था वो 10,000 कमाया था, ठीक है। इसके अलावा मान लो हमने उससे पूछा उसके पहले कितना कमाया था, उसने कहा कि 14,000 करोड़ कमाया था। फिर मैंने पूछा उसके पहले कितना कमाया था, 18,000। तो मैं कहूँगा ठीक है, इसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ करके एवरेज अगर निकालें तो एवरेज कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा पर एनम। इसका मतलब अगर हम इस ब्रांड को परचेज करते हैं तो ऑन एन एवरेज हम भी कितना कमाएंगे, 14,000 कमाएंगे, ठीक है। NYP मान लो क्वेश्चन में दिया था 5, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो गुडविल बताओ कितना आ जाएगा, 14,000 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 70,000। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 70,000 कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट ले लिया इंटू NYP, 5 दिया था, 70,000 आ गया गुडविल। ये तो है आम जिंदगी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल केस है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, और वो कंडीशन क्या है समझो। जैसे मान लो अगर मैं ये कह देता, या ये कंपनी ये कह देती कि देखो ये जो तीसरे साल, यानी पिछला तीसरा साल जो था, ये जो प्रॉफिट 18,000 मैं कमाया था ना, इसमें 15,000 की लॉटरी इनकम भी शामिल है। लॉटरी इनकम क्या बिजनेस की इनकम होती है? नहीं, ठीक है। तो लॉटरी इनकम 15,000 मतलब कि एक एबनॉर्मल गेन है, ये भी शामिल है। तो एक बात बताओ, अगर इस 18,000 में 15,000 का कोई एबनॉर्मल गेन है, यानी कि कोई लॉटरी इनकम है, मतलब बिजनेस की नहीं है, तो क्या ये सही प्रॉफिट है? नहीं, इसका मतलब इस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी है। तो सही प्रॉफिट क्या होगा? अगर 18,000 में 15,000 एबनॉर्मल गेन है, यानी बिजनेस का गेन नहीं है, मतलब बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, तो बिजनेस की कितनी इनकम हो रही होगी जो नॉर्मल नेचर की रही होगी? 3,000। अच्छा 3,000 कैसे आया? तो सर वो ऐसे आया, एक सेकंड हम आपको बता रहे हैं। देखो हमें क्या करना होता है, जो गिवन प्रॉफिट होता है 3rd ईयर बैक, यानी 3 साल पिछला वाला कितना था, 18,000। ये प्रॉफिट मिलावटी है। मिलावटी क्यों है? क्योंकि इसमें 15,000 क्या ऐड था, एबनॉर्मल गेन। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर लेंगे। तो अगर हम 15,000 माइनस कर लेंगे तो हमारा जो सही प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 3,000 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर हम इसी क्वेश्चन में ये कह देते, या वो कंपनी ये कह देती कि देखो जो पिछला दूसरा साल था, ठीक है, उसमें क्या था, एक एबनॉर्मल लॉस था, लॉस बाय थेफ्ट 3,000 का इसमें शामिल था। मतलब ये 14,000 तब आया है जब इसमें से 3,000 का एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया है। इसका मतलब ये सही प्रॉफिट नहीं, ये भी मिलावटी प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब इस 14,000 तो तब आया है जब इसमें से 3,000 का लॉस भी हुआ है। अगर ये 3,000 का लॉस ना हुआ होता तो बताओ कितना प्रॉफिट होता? सर 14 + 3 17,000 होता। अच्छा ये 17,000 आप कैसे बता पा रहे हो? तो देखो ऐसे बता पा रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि जो गिवन प्रॉफिट 14,000 था उसमें हम क्या कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता, 17,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में, यानी जो बंदा गुडविल को परचेज कर रहा वो फ्यूचर में कितना कमाता, 17,000। क्योंकि उसके बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपके बिजनेस में कोई अब नॉर्मल लॉस हो गया तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। या छोड़ो, आप इतना समझो, एक चीज़ बस आप मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर किसी भी प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे। और क्यों कर देंगे, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। इसलिए माइनस कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन कोई बिजनेस का गेन नहीं होता, ठीक है। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन पीएल अकाउंट के क्रेडिट में है, इसका मतलब उतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो याद रखना, हमेशा एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट से माइनस करते हैं। अच्छा, अगर किसी भी प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड का मतलब जो प्रॉफिट आया है वो एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद आया है, और एबनॉर्मल लॉस बिजनेस का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अगर 3,000 रुपया एबनॉर्मल लॉस जो 3,000 था वो घटाने के बाद 14,000 का प्रॉफिट दिया, तो सही करने के लिए क्या करें, सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना होगा। तो एबनॉर्मल लॉस हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एबनॉर्मल लॉस यानी पीएल के डेबिट में 3,000 रुपया दिखा देंगे तो इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उतने अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, हम एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं बताओ, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लेस को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस आज इतनी ही एडजस्टमेंट समझते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हाँ, एक और समझ लेते हैं, एक एडजस्टमेंट और समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 3। ठीक है, वो क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इस पे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लगाना था। ठीक है, तो देखो अगर हम सही पीएल अकाउंट बनाते, सही पीएल अकाउंट, तो कैसे बनाते हैं, मान लो क्वेश्चन में जीपी दिया है 4 लाख का, मान लो रेंट था 10,000 का, सैलरी था 20,000 का, तो डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में आता, आपको पता है पीएल के डेबिट में क्या आता है, डेप्रिसिएशन। तो 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो ये 10,000 माइनस हो जाता, तो नेट प्रॉफिट जो आता वो कितना आता, 3,60,000। ये बिल्कुल सही है, जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता था। और अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो हमें क्या करना होता, मशीन को हम असेट साइड में दिखाते और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते, यानी असेट्स में मशीन की वैल्यू कितना आ जाती, 90,000। यही तो करते थे हम क्लास 11 में। लेकिन गलती क्या हुई, सुनो गलती क्या हुई, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब ये जो मशीन था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, इसको दिखाना था बैलेंस शीट में, लेकिन गलती से उसने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, उसको गलती से क्या किया, पीएल अकाउंट में दिखा दिया। तो अगर ऐसा किया गया, यानी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू माना गया होगा, तो इससे क्या प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। देखो फिर से वही कहानी, प्रॉफिट कितना है, एक सेकेंड, देखो प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, रेंट कितना था 10,000, सैलरी कितना थी 20,000। अब देखो गलती से क्या हुआ कि उसने मशीन को, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में, यहां दिखाना भूल गया, गलती से कहां दिखा दिया, पीएल के डेबिट में दिखा दिया। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना आया, 2,70,000। सही प्रॉफिट है, गलत प्रॉफिट है, ये गलत प्रॉफिट है, क्योंकि सही प्रॉफिट क्या था, सही प्रॉफिट हमारा क्या था, ये था 3,60,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में आपको पता 3,60,000 प्रॉफिट नहीं देगा, क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट देगा 2,70,000। और एडजस्टमेंट में क्या बोल देगा कि हमने क्या किया था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और उसको हमने ट्रीट कर लिया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी हाँ, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट कौन सा है ये, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, ऐसे करके वो एडजस्टमेंट बना के आपको दे देगा। तो आपको पीएल अकाउंट नहीं बनाना है अलग से, ठीक है, वो आपको क्लास 11 में करना था, अब नहीं बनाना। तो देखो कैसे सही करोगे, जो भी गिवन प्रॉफिट होगा, गलत वाला कौन था, 2,70,000, तो इसको सही कैसे करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी जो 1 लाख रुपए हमने पीएल में गलती से दिखा दिया था, अब सही करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम पीएल में दिखा दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हुआ हो गया भाई, पहले प्रॉफिट 3,60,000 आया था, अब 2,70,000, मतलब प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन तो दिखाते ही हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, तो हम इसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, दिखाने का मतलब पीएल के डेबिट में दिखाएंगे जो माइनस होना चाहिए। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था, 10,000, तो इस 10,000 को माइनस करेंगे, लेकिन जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया था पीएल में 1 लाख गलती से, इसको हम ऐड बैक कर लेंगे। तो अगर हम 1 लाख को ऐड बैक कर लें और डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,60,000, और यही सही प्रॉफिट होगा। देखो यही प्रॉफिट तो आया था पीएल अकाउंट बना के, 3,60,000 ही तो आया था। देखो सही प्रॉफिट कितना आया था, 3,60,000। तो याद रखना, कभी भी अगर ये एडजस्टमेंट आएगा क्वेश्चन में, यानी अगर ये बोलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसे प्रॉफिट में क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर लेना है, और उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो जो भी गिवन प्रॉफिट होगा वो गलत होगा, ठीक है, 2,70,000। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया गया, रेवेन्यू, सबसे पहले उसको ऐड कर लेंगे और उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस कर लेंगे, तो आपका सही प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जिस बच्चे को क्लास 11 का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसके लिए भी मैं काम चला दूंगा, डोंट वरी, और वो भी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, अगर हम ऐसी गलती करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लें कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बस उसी का उल्टा कर देना है, जो भी गिवन प्रॉफिट होगा वो गलत प्रॉफिट होगा, उसमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और इसका जो डेप्रिसिएशन होगा उसको प्लस कर देंगे, तो आपको सही प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया गाइस, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आइए फटाफट देखते हैं, समझ में आएगा। अब समझ लो, अगर इतनी बातें अब तक जो बातें मैंने डिस्कस की, जिसको अगर वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, समझ लो उसका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से लगेगा। यहाँ देखो कह रहा है कि द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, अच्छा ये जो दिया ना वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आपका NYP है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब इस फर्म की जो गुडविल है उसको परचेज करने के बाद हम अगले 4 साल तक सेम प्रॉफिट कमाएंगे जो अब तक ये कंपनी कमा रही थी, यानी जिस कंपनी के ब्रांड को हम अब तक परचेज कर रहे हैं, अब परचेज करना। ओके, तो देखो अब यहाँ पे देखो अलग अलग साल में प्रॉफिट दिया, 2018-19 का 2 लाख, 19-20 का 3 लाख लॉस दिया है, 20-21 का 4,50,000। लेकिन इसमें देखो लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। मतलब ये जो 4,50,000 का प्रॉफिट है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 50,000 का एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको समझा दिया। 21-22 में 3,50,000 दिया, लेकिन कह रहा कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, इसमें 90,000 का लॉस घटाने के बाद ये 3,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल लॉस बिजनेस का लॉस तो होता नहीं, तो उसको कहाँ घटाना था, लेकिन घटा दिया गलती से। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लेंगे, है ना। और 2022-23 में 2,60,000 दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए कर लेते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक कॉलम आप बनाएंगे पर्टिकुलर का और 5 कॉलम हम बनाएंगे प्रॉफिट ईयर का, मतलब जितने ये साल होंगे उतने साल का आपको कॉलम बनाना। देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है क्वेश्चन में वो था 2018-19 का 2 लाख, अरे यार क्या हो गया, 2 लाख, और 2019-20 में 3 लाख का लॉस दिया है। 20-21 में 4,50,000 का प्रॉफिट दिया था। 2021-22 में 3,50,000 का प्रॉफिट है, और 2022-23 में 2,60,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। हाँ, एक जो कौन सा ईयर था, एक सेकंड, 2020-21 का जो प्रॉफिट था, यानी ये जो 4,50,000 था, इसमें एक एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड था। एबनॉर्मल गेन का मतलब जो बिजनेस का नहीं होता, ठीक है, और वो रेकरिंग नेचर का भी नहीं होता, कभी कभार होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप नॉर्मल गेन को आप पीएल के क्रेडिट में दिखा लिए गलती से, तो उसको दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा। देखो कोई भी चीज अगर पीएल के क्रेडिट में आप दिखाओगे, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज अगर आप गलती से पीएल के क्रेडिट में दिखाओगे तो उसका प्रॉफिट पे पता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो हमें सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब नॉर्मल गेन जो कि उसमें 50,000 बढ़ा हुआ था, ठीक है, 4,50,000 का प्रॉफिट, क्योंकि उसमें अब नॉर्मल गेन जोड़ने के बाद वो दिख रहा था, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो 2021-22 का प्रॉफिट था उसमें एक एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो पीएल के डेबिट में हम दिखा देते हैं गलती से, वैसे वो बिजनेस का होता नहीं है। तो एक चीज याद रखना, अगर कोई भी चीज पीएल के डेबिट में आपने गलती से दिखाया तो उसका प्रॉफिट पे पता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम दिखेगा। और तो सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 3,50,000, क्योंकि ये 3,50,000 तब दिया है जब यहां लिखा ना आफ्टर, देखो यहां लिखा है क्या, ये 3,50,000 का प्रॉफिट दिया आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब पीएल के डेबिट में दिखाने के बाद अब नॉर्मल लॉस 90,000, मतलब 90,000 रुपया घटाने के बाद 3,50,000 है, जो कि घटाना नहीं था। तो अगर ना घटाया गया होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो इस 90,000 को हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो याद रखना हमेशा क्या, एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट से माइनस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अब जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसका दूसरा नाम होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो देखो ये आ जाएगा 2 लाख, ये 3 लाख का लॉस आ जाएगा एज इट इज, यहाँ 4 लाख आ जाएगा, यहाँ 4,40,000, यहाँ 2,60,000, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने बना दिया है अपनी तरफ से, टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ द लास्ट ईयर, यानी जितने भी प्रॉफिट हैं कौन से, लेकिन याद रखना जो फ्यूचर मेंटेनेबल यानी एडजस्टमेंट करने के बाद वो वाले प्रॉफिट लेने हैं, एडजस्टमेंट करने के पहले वाला नहीं लेना होता है, तभी तो हम यहाँ टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद यानी जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता है, या जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, उसको लेना है जितने साल का होगा। तो 2 लाख ये, 3 लाख का लॉस ये, 4 लाख ये, 4,40,000 ये, 2,60,000 ये। देखो यहाँ पे मैंने दिखा ना, 2 लाख, 3 लाख का लॉस, 4 लाख का प्रॉफिट, 4,40,000 का प्रॉफिट, 2,60,000। इसको डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से, कितने साल का प्रॉफिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम तीनों को सेट ऑफ कर लें, मतलब 2 लाख,
4,40,000, 2,60,000, उसमें से 3,00,000 माइनस कर देंगे तो नेट ऑफ करने के बाद 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे 2 लाख रुपए आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और फिर जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था क्लियरली, मैंने बताया था क्वेश्चन में दिया रहता है वो कितना था। यहाँ देखो ना, फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज, यानी 4 ईयर दिया था। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जो एवरेज प्रॉफिट आया 2 लाख रुपया, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो गुडविल की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 लाख रुपया। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं इसका बुक में आंसर कितना आया है। तो बुक में भी देखिए इसका आंसर आया 8 लाख, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही किया है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मैं बहुत उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सारी बातें जो मैंने आपको समझाई कंसेप्चुअली वो समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने गाइस पूरा 100% दिया है इस वीडियो को समझाने में। ठीक है, और यही वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ लो खत्म। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे, अगर जिसको भी नहीं समझ में आई होगी एक बार में बात, ठीक है, वीडियो एक बार आपने देखा आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं आप इसी वीडियो को दोबारा बस देखिए। ठीक है, 2 बार देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सारी चीजें 100% समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद तो पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखिएगा इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जो क्वेश्चंस मैं करूंगा वो क्वेश्चन आपको कितनी आसानी से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे अभी क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी इसको देखने के बाद 2 बार देखने के बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आती है तो प्लीज गाइज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर आपका सलूशन देंगे, उसका सलूशन हम देंगे। जो भी कमियां आपके अंदर आ रही होंगी अभी भी समझने में, उसका सलूशन मैं जरूर बताऊंगा आपको, चाहे अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें मुझे तब पता चल पाएंगी जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ गाइज कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपकमिंग वीडियो में। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।